स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका सारथी पीयूष भारती। आज की क्लास को आज हम लोग बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार बोर्ड स्पेशल इंग्लिश मीडियम। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम लोग ने एकदम टॉप 20 जो बोलता है ना, टॉप 20 उसकी बात करने वाले हैं। टॉप 20 जो आपके बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, एकदम इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चंस लेके आया हूँ और यही सब क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसी रहेगी, और ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में रहेगी। किस में रहेगी? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और लॉन्ग की मैं बात अभी नहीं कर रहा। लॉन्ग की मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में और आने वाली लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैंने एक काम करा है जो आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। मैंने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। क्या किया है? वेबसाइट लॉन्च। ठीक है, हम लोगों ने मिलके वेबसाइट को लॉन्च किया है। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस हूबहू मिलेगी ऐप की तरह। बस यहाँ पर आपको ऐप नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा। और ये वेबसाइट का लिंक कहाँ है? आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपनी। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ अपनी वेबसाइट के बारे में। तो ये है हमारी वेबसाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं ना, ये है हमारी वेबसाइट। ठीक है, देखिए यहाँ पर विलो एजुकेशन है। ये ऐसी विलो एजुकेशन आपको सबसे पहला इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि विलो एजुकेशन कैसा दिखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको इंटरफेस ऐसा खुलने मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है। तो इससे आप लोग डायरेक्ट चैनल पर भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते तो आगे हमें ये पता होता है कि फिर नीचे जाते तो नीचे आप लोग को कुछ 3 ऐसे ऐसे कुछ लिखेंगे। इसको इमेज को स्लाइड करके देख सकते हैं कि पास्ट क्लासेस क्या हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे है हमारी अपकमिंग क्लासेस। हमारी क्या है? अपकमिंग क्लासेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपकमिंग क्लासेस में आप लोग की लगी हुई है हमारी यही वाली सीज़न। तो देख सकते हैं, यस, अब सर्जरी का डर ख़त्म है ना। तो यही वाली सीज़न अभी लगी हुई है इसमें, तो अब जा सकते हैं वहाँ से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे चलेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या होती है इसमें। तो क्या क्या है इसमें देख लो। ऑल क्लासेस, यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगे और यहाँ पर क्लास नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको क्लास नोट्स दिखा देता हूँ कि क्लास नोट्स आपको कैसे दिखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर क्लिक करिएगा ना, ये क्लिक हेयर करिएगा, क्लिक हेयर जो लिखा हुआ वहाँ पर आपको नोट्स कुछ खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़ाम स्पेशल नोट्स, यानी कि हम लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं वो है एग्ज़ाम स्पेशल, कोई भी लेक्चर पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम लोग इसको ग्रुप में बांट दिए हैं एग्ज़ाम स्पेशल में। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग इसको देख ले तो एग्ज़ाम स्पेशल नोट्स में क्या क्या आती है? फुल मैथ सिलेबस, जो कि अभी हम लोग ने किया था। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस जो अभी नेक्स्ट पिछले क्लास में किए थे। ठीक है, तो टॉप 20 क्वेश्चंस भी था। मैथमेटिक्स का नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट में, है ना, कि नेक्स्ट क्या होगी। तो फिर से हम लोग होम में चल जाएंगे। ठीक है, होम में चल जाएंगे। यहाँ पर हम एक बार होम लिख लेते हैं, होम में चल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आ गई हमारी होम।
ठीक है, होम में आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि BSCB अपडेट भी मिलेगी आपको यहाँ पर, है ना। BSCB अपडेट पूरी अपडेट मिलेगी कि क्लास 10 के मैट्रिक के क्या क्या अपडेट्स आए हैं। मॉडल पेपर अभी अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके। ठीक है, क्लास 8 हिंदी मीडियम, जो कि आपको पता है कि क्लास 8 हिंदी मीडियम की भी शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें अपडेट थोड़ा सा लेट होगा। ठीक है, और फैकल्टीज़ का मतलब आप जानते हैं कि फैकल्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो इसमें फैकल्टीज़ आप लोग कौन कौन है ये सब जानते ही। ठीक है, चलिए, तो ये थी मेरी वेबसाइट के बारे में जानकारी। तो अगर आप लोग को मेरी वेबसाइट अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि वेबसाइट को तो आप लोग लाइक नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो वेबसाइट लॉन्च के बारे में आपको बता दिए हैं मैंने कि आप लोग को ऐप नहीं चलाना पड़ेगा, वेबसाइट में ही आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे ये भी मैंने बता दिया है। एकदम बिल्कुल ऐड फ्री है, ऐड फ्री जैसा ऐप होता है ना, ऐड फ्री, और नो पैसे, नो चीज़। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते। तो व्हाट विल वी लर्न टुडे, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जानेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस। कौन क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे चलते। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई देरी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। अच्छा, ये सब किसको पता है व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी? और ये जो है ना अभी के मॉडल पेपर में भी आई है मॉडल पेपर में। ठीक है, नहीं सॉरी, मॉडल पेपर में ये नहीं आई है। ओके ओके, तो ये बहुत ही ऐसा मॉडल पेपर में नहीं आई है, तो इसका मतलब नहीं है कि ये जियोथर्मल एनर्जी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करिए। ये क्या हो गया? यस, जियोथर्मल एनर्जी। व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, जल्दी से बता दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर में कि दोज एनर्जी which obtained by the formation of Earth's crust। ओके, अर्थ क्रस्ट के फॉर्मेशन में जो एनर्जी ऑब्टेंड होता है उसे हम लोग जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी आप लोग को फिजिक्स की बुक में देखने को मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 6 में है शायद, चैप्टर नंबर के लास्ट में। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 शायद फिजिक्स के। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर का नाम भी मैं बता दूँ, द सोर्सेस। चलिए, क्या है? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये पूरे जो आपका फिजिक्स का है ना चैप्टर से लिया गया, पूरे फिजिक्स बुक से सारे क्वेश्चंस को मैंने लेके आया जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना, जब हम लोग उसमें करंट पास करवाते हैं, व्हेन द करंट इज पास थ्रू द, कहाँ से पास होगा? अच्छा, ये बता सकते हैं, थ्रू द नॉर्मल। अच्छा, आप लोग ने फिगर बनाया ही होगा उसका, किसका? मोटर का। तो मोटर का जब फिगर बनाया था तब आप लोग ने उसमें देखा था कि उसमें दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, है ना, नॉर्थ और एक साउथ, है ना। तो वो नॉर्थ और साउथ मैग्नेट ही रहते हैं जो आपको करंट को जो होते हैं पास कराने में मदद करते हैं। व्हेन द करंट इज पास थ्रू द नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, when the current pass through the magnetic field lines, then the current चेंज किस में हो जाता है ये आप बता दीजिए? चेंज इनटू मैकेनिकल
एनर्जी और वो अपनी काम को करने लगती है। ठीक है, ये बात आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट जल्दी से बताइए अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो, ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आया तो। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास है व्हाट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, गिव एनी एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल्स देने बोल रहा है तो हम एग्जाम्पल्स को आपको बता देते हैं। जैसे कि कोल हो गया, हमारे पास जितने फ्यूल, अच्छा आप लोग फ्यूल जानते हो क्या? फ्यूल्स के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा। आप लोग ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और बायोलॉजी में भी 10th में पढ़ा है। ठीक है, तीनों में आपके फ्यूल्स के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो व्हाट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम लोग के पास कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल कहलाता है, जो हम लोग को रीन्यू नहीं हो सकता है, रीन्यू नहीं हो सकता है ना, रीन्यू नहीं हो सकता, उससे हम लोग वो सोर्स को हम लोग रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गई क्या? एग्जांपल्स क्लियर हो गई क्या? एग्जांपल्स जल्दी से बता दीजिए, है ना, जल्दी से बताइए। थोड़ी वेट कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं भी बताऊँगा। यस, बताइए जल्दी से। एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए, फ्यूल्स से सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए, फ्यूल्स। ठीक है, चलिए बात होगी क्लियर आप लोग को। चलिए ये भी 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। अच्छा, हम लोग का जो आई होता है, क्या बताएं, आई बताते हैं हम लोग आपको। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर होता है आई का, जो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का होल जैसा रहता है, जिसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। और वही हमारे लाइट को हैंडल करता है, लाइट को हैंडल करता है कि कितनी एनर्जी आपको अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी और लाइट नहीं एंटर करेगी। ठीक है, बात होगी क्लियर आप लोग को। ठीक है, आगे चले तो हमारे पास आंसर क्या होगी, प्यूपिल से हमारा लाइट जो होता है वो आई कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स। अच्छा, इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिग डैम्स में मैं आपको बता दूं, बिग डैम, बड़ा जब डैम बनता है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से गेट रहता है और इस गेट को खोल दिया जाता है, उसके बाद पानी यहाँ पर फ्लो होता है। ठीक है, चलिए तो ये डैम्स का कुछ स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर हो गया, मैंने बता दिया। तो क्या प्रॉब्लम्स आती है कहाँ पर, ये अच्छा ये प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी आपको ये पता है? तो विलेज में होती है, विलेज में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कहाँ पर आती है? विलेज में। तो ये प्रॉब्लम्स जो होती है फेस करते हैं, कौन करती है फेस्ड? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स। ठीक है, अच्छा आप लोग ने बिहार बोर्ड की हिस्ट्री में भी या हिस्ट्री में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि डैम्स को मंदिर कहा गया है, डैम्स को टेम्पल कहा गया है। किसने कहा है ये एक बार जरा सा कमेंट करके बताएं। यहाँ पर एक सोशल साइंस का क्वेश्चन भी उभर के आता है, तो जल्दी से इसका आंसर दे। तो ये इसे उन्होंने कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, हाँ ठीक है। तो राइट द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम। तो पहला हम लोग का कंस्ट्रक्शन का डैम प्रॉब्लम ये है कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। पहला तो हो सकता है आप लोग का कि घर उजड़ सकता है, घर आप लोग जिसको बोलते हो घर, हाउसेस प्रॉब्लम्स, है ना, हाउसेस प्रॉब्लम्स हो सकता है। हाउसेस प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसको हम जरा साइड कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसे कर देते हैं उसके बाद, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक, हाउसेस प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद हम बता दें तो आपको डैम्स बनाने में फिर लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर डिफोरेस्टेशन भी काउज होती है, डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो तीन मैंने लिख दिया प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पर 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है मेनली, तो हम यहाँ पर 3
प्रॉब्लम्स को हमने लिख दिया है और इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। अच्छा, अगर यहाँ तक आप लोग को वीडियो प्लीज़ पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नए हैं इस वीडियो में तो। ठीक है, चलिए व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो आई का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो क्या होता है ये बताना है आप लोग को। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन, द ability to change the focus, क्या कह सकते हैं, फोकस लेंथ है ना, फोकस लेंथ, सॉरी फोकस लेंथ नहीं यहाँ लिखना है हमको, फोकस लिखना है। फोकस इन आई इज कॉल्ड द पावर ऑफ accommodation ऑफ द आई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर आप लोग को कि जब हम लोग का आई प्यूपिल जो मतलब कह सकते हैं ना कि प्यूपिल आपको लाइट को एंटर करने में फोकस कर काम करता है, तब उसे हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ ए बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट आप लोग जानते हैं कि बायोगैस मेनली क्या कंसिस्ट करती है ना। बायोगैस मेनली क्या कंसिस्ट करती है, मीथेन कंसिस्ट करेगी और मीथेन, CO2 और भी बहुत कुछ ये बोलते सकते हैं आप लोग को कंटेन करती है। तो मुझे नेमली याद नहीं है, थोड़ा सा बुक देख सकते हैं आप लोग। तो बायोगैस प्लांट मेनली मीथेन और CO2 ही कंसिस्ट करती है और ये फॉर्म्ड होती है कैसे, आप लोग को पता होना चाहिए, मैन्योर से, फर्टिलाइजर से, है ना, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वैसे प्लांट जो मैन्योर और फर्टिलाइजर से मिलके बनते हैं उसे हम लोग बायोगैस प्लांट कहते हैं। तो ये सिंपल से आंसर आप लोग लिख सकते हैं अपने 2 नंबर के एग्ज़ाम में, मतलब 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे पास, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी लिखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं एक बार। हम लोग को जब हम लोग मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है, तो उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ बोला है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे दे नेवर क्रॉस ईच अदर, है ना, मतलब साउथ और पोल, यहाँ पर ईच अदर किसके बारे में बात हो रही है, साउथ और पोल के बारे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बारे में। ठीक है, ये बात आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दे हैव 2 पोल्स, है ना, साउथ एंड नॉर्थ। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं, जैसे कि दे रिपेल ईच अदर व्हेन द पोल इज अपोजिट, पोल इज सेम, अपोजिट तो होगी सेम, है ना। तो और भी प्रॉपर्टीज़ होगी, तो आप लोग लिख सकते हैं कि अट्रैक्ट हो जाती है जब पोल डिफरेंट रहती है तब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आर नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस फिल्ड इन द बल्ब इंस्टेड ऑफ एयर। अच्छा, हमारे पास जो बॉल होती है, बल्ब जिसको बोलते हैं बल्ब, ये ऐसी बल्ब होती है, और यहाँ सॉरी मैंने थोड़ा बल्ब का स्ट्रक्चर गड़बड़ा दिया। तो बल्ब आपको ऐसा रहता है, और कुछ थोड़ा देख लेना आप लोग, 1 मिनट, नहीं देख क्यों लगे, मैं बना दूंगा आपका। बल्ब कैसा होता है, तो बल्ब आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये भी नहीं होती है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा ये ऐसा रहती है, और तो और उसमें से कुछ ऐसे निकल के ऐसा कुछ रहता है स्ट्रक्चर, और वहाँ पर फिलामेंट रहती है, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट, जो फिलामेंट होती है वो टंगस्टन की बनी हुई होती है, टंगस्टन की। ठीक है, तो फिलामेंट किससे बनी होती है, टंगस्टन की।
फिलामेंट किसके बनी होती है? टंगस्टन की। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट में बोलते हैं कि नाइट्रोजन और आर्गन ही गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि अगर हम लोग एयर की बात करें, एयर में ऑक्सीजन ज़्यादातर प्रेजेंट होती है, तो हम लोग ऑक्सीजन को इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि मैं बता दूं, ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादातर आपको बोल सकते हैं हम लोग कि वो प्रेजेंट होती है, और ये हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है। इसके कारण से हमारी बल्ब जो होती है वो ब्रोक हो सकती है, ठीक है, जिसके कारण से हम लोग नाइट्रोजन और आर्गन को भरते हैं, गैस भरा जाता है, ठीक है। नाइक्रोम वेयर फिलामेंट्स आर यूज्ड इन हीटर्स, गिव 2 रीजंस। तो सबसे पहला रीज़न, अच्छा हीटर क्या होता है? आप लोग हीटर जानते होंगे, हीटर आप लोग तो जानते ही होंगे, हम लोग ने विंटर में खूब हीटर का यूज़ किया होगा, ठीक है। चलिए, तो नाइक्रोम जो होती है वो कुछ इस प्रकार तार रोल में बनी हुई होती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला बात है कि आपका जो नाइक्रोम है वो फिलामेंट्स हीटर्स में क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि पहला रीज़न ये है आपका, ठीक है। तो इसके रीजंस क्या होंगे? तब सबसे पहले मैं आपको पहला रीज़न बता देता हूँ कि इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, जिससे ये जल्दी हीट होके मेल्ट नहीं हो पाती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। चलिए, और पहला तो ये मैं पहला तो मैं बता दिया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, और दूसरा ये कि हीट को ज़्यादा प्रदान करती है, हीट को ज़्यादा देती है विदाउट गिविंग रेड, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ये क्वेश्चन, देखिए। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द फॉलोइंग, ओके। वाई इज़ अ डीप वाटर चैनल विजिबल? अच्छा, ये चैनल विजिबल यहाँ पर ब्लू होना चाहिए, है ना, ब्लू। तो अच्छा, और कलर का स्काई की अपीयरेंस ब्लू क्यों होती है अर्थ में? वाई डज द सन अपीयर रेड टाइम ऑफ सनसेट? तो बिकॉज ऑफ दिस आर रिफ्रैक्शन प्रॉब्लम। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इज एटमोसफियर, ओके। बात होगी क्लियर, रिफ्रैक्शन ऑन इन एटमोसफियर, ओके। चलिए आगे चले क्या? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। चलिए, तो कलर ब्लाइंडनेस मैं बता दूं कि ये कुछ नहीं है, एक ब्लाइंडनेस की तरह करती है कि दोज पर्सन, हम लिख ही देते हैं यहाँ पर डिफिनेशन, दोज पर्सन who does not see the dark colors such as blue, green, red, okay, green and red, ठीक है। जो लोग ग्रीन, ब्लू, रेड नहीं देख पाते हैं उसे हम लोग करते हैं कि वो मैन कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का फेसबुक का फाउंडर वो ब्लू ब्लाइंडनेस है ना, कलर ब्लाइंडनेस है वो ब्लू से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्केव मिरर कैसे ड्रॉ होती है ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कॉन्केव मिरर के लिए हमें क्या चाहिए? ये सबसे पहले चाहिए, और जिसे हम लोग लेके आ चुके हैं, ये सॉरी, यहाँ पर हमने एक बस और एक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और अब हम इसे क्रॉस कर देंगे, उसके बाद हम इसको ले आते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा हल्का सा बीक करेंगे बस। अब देख सकते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर थोड़ी सी इसको डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये हमारी कॉन्केव मिरर तैयार हो गई। चलिए, तो अब हम इसमें आपको लाइन बना के दिखा देते हैं। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम पी एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मान लो तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, और ये हमारी फोकस दूरी हो गई, ठीक है। चलिए, तो कहाँ बोल रहा है सेंटर बिटवीन, तो बिटवीन में है और इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो कहाँ से ये ऐसी जाएगी और यहाँ से, ठीक है, फिर ये यहाँ से जाएगी, सॉरी ये यहाँ से और यहाँ, तो ये यहाँ बनेगी, ठीक है, ये यहाँ कुछ इमेज बनेगी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्लियर बात। चलिए आगे चलते हैं। An object of height 1 centimeter is placed between its optical center and the focus at a distance of 2 centimeter in front of convex lens. The focal length of the lens show the image formation by drawing a neat ray diagram. तो ये रे डायग्राम है, आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत आप लोग को नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए सेल्फ डू, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ड्रॉ डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस द फोकस ऑफ लेंस ऑल्सो राइट द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ थोड़ी सी लेंस के बारे में। तो हम लोग लेंस कुछ इस प्रकार बनाते हैं, लेंस को कुछ हमने ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स बोल रहा है इसलिए हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम लोग 2F1 भी बोल सकते हैं, C1 F1 C2 F2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉर्मेशन होगी ऑब्जेक्ट प्लेस फोकस और कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पर होगी, बिटवीन में फोकस लेंथ और कहाँ पर होगी, जल्दी से बताइए। तो सेंटर और फोकस के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर इमेज कुछ बना, मतलब ऑब्जेक्ट है और ये कैसी बनेगी, तो ये यहाँ पर जाएगी और ये सेंटर से मिलके निकलेगी, ठीक है, और ये फिर ऑप्टिकल से डायरेक्ट निकलेगी, तो ये इमेज यहाँ पर बनेगी, तो बिग बनेगी इमेज। कैसी बनेगी, बिग और इरेक्ट वर्चुअल, सॉरी इन्वर्टेड, इरेक्ट इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और वर्चुअल भी बनती है ना, वर्चुअल, तो यहाँ पर सॉरी रियल यहाँ पर बन देंगे, रियल, यस रियल, क्योंकि ये पर यस रियल बनेगी। आगे चले। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस सो द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। तो वही है लेंस वाली बात है, रे डायग्राम है। तो आपकी ये फिर से आपको मैं एक बता रहा हूँ, एक आपको करने दे रहा हूँ, तो 2 आपके हो गए। सेल्फ डू, प्लीज़ 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 आप लोग को रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ सर ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कैपेसिटी ऑफ लेंस, यहाँ पर क्या लेस लिखा हो गया, लेस नहीं होगा, यहाँ पर लेंस होगा, थोड़ी सा करेक्शन कर लीजिए। अच्छा, कैपेसिटी ऑफ लेंस क्या होती है, अगर वो क्या करती है, डू द एडजस्टिंग ऑफ द क्या होना चाहिए, एडजस्टिंग, वो अपना डेविएशन, यानी कि डेविएशन बोल सकते हैं, डेविएशन करती है। कैसा डेविएशन करेगी, तो वो डेविएशन ऐसा करेगी कुछ इस प्रकार की, वो कन्वर्ज होगी और डाइवर्ज होगी, ठीक है। चलिए बस यही आप लोग का कैपेसिटी ऑफ लेंस रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो विच टाइप ऑफ मिरर वुड यू यूज टू सी द व्हीकल्स कमिंग बिहाइंड योर कार। तो एक्सप्लेन विथ रीज़न क्या है कि वो थोड़ी सी बिग इमेज को बनाती है, बिग इमेज को बना देती है ना, कुछ नहीं करती, बस बिग इमेज को बना देती है, ठीक। विल द इमेज फॉर्म्ड बी रियल और वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो अच्छा, ये वाला कौन सा आपको व्हीकल्स में लगा होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। कैसा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक हो, जो लाइट ट्रैवल करके तो कौन सा मीट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ कितने होते हैं, 2 होती है। तो सबसे पहले लॉ हम लोग को बाद में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, तो बाउंसिंग दोज रेज विच बाउंस बैक
बाय द पॉलिश्ड सरफेस है ना। तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो लॉज क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो सबसे पहले 2 लॉज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। लॉज 2 होती है, तो सबसे पहला लॉज क्या होती है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा लॉ क्या होगा आपका, तो दूसरा लॉ होगा यही कि आप लोग जल्दी से बताइए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे और क्या कह सकते हैं हम, ये एक आर लाई ऑन वन सरफेस, ओके। चलिए, तो ये लॉ होती है हमारी, 2 लॉ होती है। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए। हम लोग इस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लॉन्ग आंसर हो सकता है तो नहीं, लॉन्ग आंसर नहीं डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे ये तो मैं अभी बता नहीं सकता। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो नेक्स्ट क्लास के बारे में आप लोग को पता चल जाएगा। और हाँ, वेबसाइट को देखना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।